दोस्तों, शारदा जी की जिंदगी अब अकेलेपन और उपेक्षा की आदत डाल रही थी। उनके पति मोहन जी का देहांत हुए कई साल हो चुके थे और अब वह अपने बेटे संजय और बहू सुनीता के साथ रहती थी। मगर यह रहना सिर्फ नाम का था, क्योंकि इस घर में उनका कोई अपना नहीं था। एक दिन दोपहर के समय खाने के टेबल पर शारदा जी ने धीरे से कहा, बहू मुझे खांसी बहुत आ रही है, इसलिए मैं चावल नहीं खा सकती। तुम चावल खा लो और मुझे यह रोटी दे दो। शारदा जी ने अपनी बात अभी पूरी भी नहीं की थी कि संजय, उनके बेटे, ने बीच में ही टोक दिया, माँ, सुनीता की तबीयत भी खराब है, तो आप उसे रोटी खाने दीजिए और खुद चावल खा लीजिए। वैसे भी आपसे रोटी कहाँ खाई जाती है, आपको रोटी खाने में परेशानी होती है, तभी तो घंटे भर बैठकर खाती रहती हो। इतनी देर तक कोई खाना खाता है क्या? संजय की बातें सुनकर शारदा जी को बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगी कि बेटा अपनी पत्नी की तकलीफ तो देख सकता है, लेकिन माँ की तकलीफ उसे क्यों नहीं दिखती? क्या शादी के बाद बेटे के लिए माँ की कोई अहमियत नहीं रहती? आज उन्हें अपने पति मोहन जी की बहुत याद आ रही थी। मोहन जी ने हमेशा अपनी माँ का सम्मान किया था और अपनी पत्नी शारदा को भी इसी संस्कारों में डाला था। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको जरा भी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। लेकिन पता नहीं संजय के अंदर यह बदलाव कहां से आ गया। लेकिन शारदा की एक सहेली थी, सुमित्रा और शारदा जी की दोस्ती सालों पुरानी थी। जब भी वह पार्क में मिलती, सुमित्रा उनके लिए कुछ न कुछ खाने का जरूर बनाकर लाती थी। वह पार्क में सुमित्रा से मिलने गई। बातें करते करते सुमित्रा ने कहा, शारदा, इस बार मैं महाकुंभ के लिए जा रही हूँ। आखिर इतने सालों बाद आया है यह मौका, बार बार नहीं आता। तुम भी मेरे साथ चलो। यह सुनकर शारदा जी के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन फिर वह असमंजस में पड़ गई। सुमित्रा, वहाँ बहुत भीड़ होगी, हम कैसे जाएंगे? सुमित्रा ने हंसकर कहा, अरे मैं हूं ना, मेरे बेटे बहू के बहुत जान पहचान वाले हैं, इसलिए हमें वहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। तभी शारदा जी कहती हैं कि तुम्हारे बेटे बहू तो बहुत अच्छे हैं और एक मेरा बेटा है जो पास होते हुए भी मुझसे बात तक नहीं करता। जब भी बात करता है तो उल्टा सीधा बोलता है। सुमित्रा ने गंभीर होकर कहा, शारदा, हमेशा चुप रहना अच्छी बात नहीं होता, कभी कभी बोलना भी बहुत जरूरी होता है, वरना लोग हमारी चुप्पी का फायदा उठाने लगते हैं। शारदा जी सुमित्रा की बातों को सोचती हुई घर लौट आई। जैसे ही उन्होंने गेट खोला तो उनकी बहू सुनीता सामने खड़ी थी, तानों से भरी हुई। वह कहती है, काम करने को कह दे तो तबीयत खराब हो जाती है और बाहर घूमने के लिए रोज निकल जाती है। बहू की यह बातें सुनकर शारदा जी को सुमित्रा की बात याद आ गई कि हमेशा चुप रहना भी सही नहीं होता। इस बार उन्होंने हिम्मत जुटाकर और शांत स्वर में कहा, बहू, मैं घर का सारा काम करती हूँ, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना। अगर फिर भी कोई काम रह जाता है तो मैं कर दूंगी, लेकिन सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। सुनीता को गुस्सा आ गया। माँ जी, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। ऐसा कहकर सुनीता अपने कमरे में चली गई। जब शाम के समय संजय घर आया तो सुनीता ने उसके सामने रोने का नाटक किया। संजय, तुम्हारी माँ ने आज मेरी बहुत बेइज्जती की है। तभी संजय गुस्से में अपनी माँ के कमरे में जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ, सुनीता को कुछ भी कहने की? तुम्हें पता है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अगर उसने रोते हुए शिकायत की है तो जरूर गलती तुम्हारी ही होगी। शारदा जी ने दुखी होकर कहा, बेटा, तुम्हें सिर्फ अपनी पत्नी की तकलीफ दिखाई देती है,
माँ की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बेटा होने से अच्छा था मुझे कोई बेटा ही नहीं होता। यह सुनकर संजय को गुस्सा आया और उसने अपनी माँ के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। अपनी औकात में रहो माँ, आगे से सुनीता के खिलाफ कुछ भी कहने से पहले इस थप्पड़ को याद रखना। बेटे का व्यवहार देखकर शारदा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, संजय, तुमने मेरी परवरिश को आज लज्जित कर दिया। अब शारदा जी पहले से भी ज्यादा चुप रहने लगी थी। जब वह फिर से सुमित्रा से मिलने पर गई तो उनकी आंखों में आंसू थे। सुमित्रा, मेरे बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया। सुमित्रा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शारदा, तुम इतनी कमजोर क्यों हो? अगर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था तो तुम भी उसे थप्पड़ मारती, उसे 2 थप्पड़ जोर से लगाती। तुम कैसी माँ हो जो अपनी ही संतान से डर रही हो? अब मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूंगी। शारदा, सुमित्रा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुमने अपने सम्मान के लिए आवाज नहीं उठाई तो मुझसे मिलने कभी भी मत आना। आज उसने हाथ उठाया, कल को तुम्हें घर से निकाल देगा और तब कोई भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। सुमित्रा की बातें शारदा जी के दिल में उतर गई। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ स्वर से कहा, सुमित्रा, तुम सही कह रही हो। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब तुम एक नई शारदा को देखोगी जो अपने सम्मान के लिए खड़ी होगी। तब सुमित्रा मुस्कुराई और कहने लगी, मैं यही तो चाहती थी कि तुम अपने आत्म सम्मान के लिए लड़ो। अब शारदा के अंदर एक नई आग जल चुकी थी। उन्होंने तय कर लिया था कि अब वह अपने अपमान को चुपचाप सहन नहीं करेगी और वह घर आते ही अपने एक जानने वाले रिश्तेदार जो कि वकील थे से फोन पर बात करती हैं। मुझे आपसे कुछ कानूनी सलाह चाहिए, उन्होंने ठोस आवाज में कहा। रमेश जी ने तुरंत कहा, मैं आपको पूरा रास्ता बताऊंगा। शारदा जी अगले ही दिन रमेश जी के ऑफिस पहुंच गई और अपनी सारी कहानी सुनाई। कैसे बेटे ने उन पर हाथ उठाया, कैसे बहू हमेशा ताने मारती थी और कैसे अब वह इस बंधन से खुद को आजाद करना चाहती थी। रमेश जी गंभीर होकर बोले, शारदा जी, आप कानूनी रूप से अपने बेटे से अपना खर्च मांग सकती हैं और अगर वह आपको परेशान कर रहा है तो आप पुलिस में भी शिकायत कर सकती हैं। लेकिन शारदा जी कहती है कि मैं यह नहीं चाहती कि उसके खिलाफ मुझे पुलिस में जाना पड़े। आखिर कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि वह अब अपने बेटे और बहू के साथ नहीं रहेगी, वह अकेले ही रहेगी। घर लौटते ही उन्होंने संजय और सुनीता को बुलाया और स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे इस घर में अब नहीं रहना है। तुम लोगों के लिए मैं सिर्फ एक बोझ हूँ, इसलिए मैं खुद को इस बोझ से मुक्त कर रही हूँ। मैंने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया है और अब मैं वहीं पर रहूंगी। मेरी ज़रूरतें कम है और जितना मेरे पास है वह मेरे लिए काफ़ी है। संजय और सुनीता को यह सुनकर झटका लगा। आपको कहाँ जाना है? आपको हमसे क्या तकलीफ है? संजय ने थोड़ा नरमी से पूछा, लेकिन यह नरमी बस दिखावे की थी। शारदा जी मुस्कुराई, जब मैंने तुम पर भरोसा किया तब तुमने मेरी परवाह नहीं की। अब मैं खुद पर भरोसा कर रही हूँ। अब मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। इसके बाद शारदा जी ने अपना सामान पैक किया और बिना पीछे देखे उस घर से चली गई। दोस्तों, अब वह एक नए सफर पर थी, अपने आत्म सम्मान की तलाश में, अपनी पहचान की खोज में। शारदा जी ने अपने किराए के नए घर में कदम रखा। छोटा सा कमरा, एक खिड़की से बाहर खुला आसमान दिखता था। उनके पुराने घर जितना बड़ा या आरामदायक नहीं था, लेकिन यहाँ उन्हें सुकून महसूस हुआ।
कुछ दिनों तक उन्होंने अपने पुराने जीवन की यादों को मन से निकालने की कोशिश की। हर दिन सुबह उठकर पार्क में जाती, वहां कुछ बुजुर्ग महिलाओं से मिलती जो उनकी तरह अपने अपने संघर्षों से गुजर रही थी। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास लौटने लगा। एक दिन पार्क में बैठी शारदा जी सोच रही थी कि अब आगे क्या किया जाए। तभी सुमित्रा भी वहां आती है और कहती है कि मैं तो यह सोच रही थी कि तुम अपने बेटे के साथ रह रही हो। तभी शारदा कहती है, लेकिन मैं अब अपनी जिंदगी खुद के लिए जीना चाहती हूँ। सुमित्रा ने उनकी हिम्मत की सराहना की और फिर एक सुझाव दिया, तुम्हें पता है पास में एक स्कूल है जहाँ बुजुर्ग महिलाओं को बच्चों को पढ़ाने का काम दिया जाता है। वहाँ तुम्हें कुछ पैसे भी मिलेंगे और समय भी अच्छे से कटेगा। यह सुनकर शारदा जी को लगा कि उसके जीवन में एक नई राह मिल गई है। उसने स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से मुलाकात की और अनुभव देखकर प्रिंसिपल ने उन्हें तुरंत काम दे दिया। अब शारदा जी बच्चों को पढ़ाने लगी। उनके जीवन में फिर से नई ऊर्जा आ गई थी। बच्चों की मासूम हंसी और उनके सवालों ने उन्हें जिंदगी का नया मकसद दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान बना ली। जहां पहले उन्हें अपने घर में अपमान सहना पड़ता था, अब लोग उनकी इज्जत करने लगे थे। उनका आत्मसम्मान लौट आया था। संजय माँ से मिलने आया। उसने देखा कि माँ अब पहले जैसी नहीं थी। वह आत्मनिर्भर, खुश और आत्मविश्वासी थी। मैं आपको वापस घर लेने आया हूँ माँ, संजय ने यह कहा। बेटा, अब मेरा घर यही है जहाँ इज्जत और प्यार मिले। संजय सिर झुकाकर बोला, एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। शारदा जी ने कहा, संजय, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी भी नहीं भरते। मैं तुझे माफ तो कर सकती हूँ, मगर तेरे साथ कभी नहीं जा सकती। बेटे को एहसास हो गया था कि उसने अपनी माँ को खो दिया था जब उसने उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। यह देखकर अब बिना कोई और शब्द कहे संजय ने अपना सिर झुकाया और भारी कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसने उम्मीद की थी कि माँ उसे रोक लेगी, मगर पीछे से कोई भी आवाज नहीं आई। दरवाजे के बाहर कदम रखते ही उसे एहसास हुआ, कुछ रिश्ते जब टूट जाते हैं तो उन्हें जोड़ना नामुमकिन हो जाता है। वह खाली हाथ लौटा, मगर उसके अंदर एक ऐसा खालीपन था जो शायद अब कभी भी नहीं भर पाएगा। लेकिन दोस्तों, शारदा जी अब अपनी नई जिंदगी में खुश थी, एक ऐसी जिंदगी जो उन्होंने खुद चुनी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों में अहंकार और अभिमान की जगह प्रेम और सम्मान का होना जरूरी है। और साथ ही अगर इंसान हिम्मत और आत्मविश्वास से डटा रहे तो वह अपनी तकदीर खुद संभाल सकता है। दर्द और संघर्ष हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आते हैं। बस हमें सही वक्त पर सही फैसला लेना आना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।